हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है विज्ञान हर घर बने पाठशाला, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बच्चों 14 पार्ट जो आपका था विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव वो हमने पढ़ा था और उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी किए थे। तो आज हम अगला पार्ट 15 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक घटनाएं परिघटनाएं। तो हमने देखनी है ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे नेचुरली हो जाती हैं पर हम उन पर ध्यान नहीं देते। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आता है हमारा तड़ित। तड़ित क्या है? देखिए, तड़ित का मतलब क्या होता है? बिजली, जब बिजली की जो तारें होती हैं आपस में टकराती हैं, या जैसे खंभों से तारें लगी होती है बच्चों, है ना। आपने देखी होगी जब खंभों से घरों में बिजली आती है तो जिस तार से जो है जुड़ी होती है वहाँ पे भी स्पार्किंग होती रहती है और चिंगारियाँ उठती रहती है ना। इस घटना को बहुत अधिक हो जाए तो पवन जब चलती है तो तार हिलने डुलने लगती है और इससे भी तारें आपस में टकरा जाती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों। तो प्राचीन काल में क्या होता था, इन चिंगारियों के कारण नहीं लोग समझते थे, वे इसे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान का क्रोध हो रहा है। तो वास्तव में वो जानते नहीं थे कि किस प्रकार जो है तारे आपस में जो टकराती है बिजली होती है। और दूसरा, जो आसमान में बिजली चमकती है, जब बारिश का मौसम होता है तो आसमान में बिजली चमकती है, तो उसको भी वो समझते थे कि भगवान उसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं था इसका क्या कारण है। ठीक है बच्चों। तो चिंगारियाँ जिनके विषय में यूनानी जानते थे, लेकिन यूनानी थे जो 600 ईस्वी पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी ये जानते थे जब एम्बर एक प्रकार की रॉल होती है उसको फर को रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तु को आकर्षित कर लेता था। तो आपने यह देखा होगा कि जब ऊनी वस्त्र पॉलिएस्टर के वस्त्रों को हम उतारते हैं, यानी हमने स्वेटर उतारा तो आपने देखा उसमें चट चट की आवाज़ आती है ना। अब ये आवाज़ कहाँ से आती है? इसमें भी हल्की हल्की चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं। अंधेरे में आप ऐसा करो, अंधेरे में स्वेटर को उतारो तो आप जब उतारोगे ना हल्की हल्की चिंगारियाँ उसमें दिखाई देगी आपको, स्पार्किंग जिसे बोलते हैं। तो ये कहाँ से आती है, क्यों आती हैं? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब रगड़ द्वारा आवेशन, यही पढ़ेंगे हम कि जब कोई चीज़ें आपस में रगड़ी जाती है तो वे आवेशित हो जाती हैं और उनके अंदर क्या होता है, करंट या आवेश आ जाता है। ठीक है बच्चों। जब आप क्या करते हैं, प्लास्टिक की रिफिल होती है ना, प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ो आप तो कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। तो इसी प्रकार जब हम प्लास्टिक की कंघी को भी सूखे बालों से रगड़ते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा विद्युत आवेश आ जाता है। फिर आप उस कंघी को ज़मीन पे थोड़ा सा ऊपर लगाओ तो आप देखोगे कंघी के साथ ना बहुत सारी ऐसे धूल कण, मिट्टी के कण चिपक जाएंगे। वो क्यों चिपकते हैं? वो क्योंकि कंघी आवेशित हो गई, उसमें चार्ज आ गया, उसने क्या किया, अपने अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ खींचा, तो जो चीज़ें उसके साथ चिपकती है ज़मीन से उनमें उसका अपोजिट चार्ज होता है। अब रिफिल और प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया से में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ें भी आवेशित आपकी हो जाती हैं, यानी जिन जिन चीज़ों को आप रगड़ते हैं वो चीज़ें आवेशित हो जाती हैं। अब ये सारणी है बच्चों, इसमें क्या हुआ, देखो रिफिल को हमने पॉलीथीन या ऊनी वस्त्र से रगड़ा तो कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करती है कि नहीं, ये आपने देखना है। आप क्या करेंगे, एक रिफिल को प्लास्टिक के पॉलीथीन से रगड़ेंगे, फिर देखेंगे कि यह कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है या नहीं। अगर करती है इसका मतलब यह आवेशित है। अब गुब्बारा है, गुब्बारे को भी आप पॉलीथीन या ऊनी वस्त्र रगड़ो तो ये भी कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका मतलब ये भी आवेशित है। अब रबड़ है, रबड़ को ऊन के साथ रगड़ो तो ये भी अपने साथ कुछ चीज़ों को आकर्षित करता है, तो ये भी इसका मतलब आवेशित है। स्टील का चम्मच पॉलीथीन ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ो तो ये आवेशित नहीं करता है, इसका मतलब ये आवेशित नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों आप अपने आप इनको कर सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम दो चीज़ों को, जैसे मैंने उदाहरण दिया कंघी को प्लास्टिक के साथ या रिफिल को प्लास्टिक के साथ रगड़ो तो वो दोनों चीज़ें ही आपस में आवेशित हो जाती हैं। अगला है आवेशों के प्रकार और इनकी अन्योन क्रिया, यानी इंटरेक्शन। अन्योन क्रिया मतलब होता है इंटरेक्शन। तो अब हम देखते हैं कि हमारे आकर्षण जो होते हैं या हमारे आवेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आवेश बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, एक घन आवेशित, एक ऋण आवेशित। अब देखिए, समान आवेशित एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये आप जानते हैं, है ना, छठी कक्षा से लेकर 7वीं तक आपने पढ़ा है। तो बच्चों अब देखिए, ये दो गुब्बारे हैं, इन दोनों को आप क्या करें, इन दोनों को कपड़े किसी ऊने कपड़े से आप रगड़िए फिर छोड़ दीजिए।
अलग अलग ऊनी कपड़ों से आपने इनको रगड़ना है, फिर छोड़ देना है। तो क्या होगा, ये दो गुब्बारे जो है फिर इस तरह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही गुब्बारे सेम चार्ज आ जाता है इनमें, यानी ये सेम एक समान आवेश दोनों में आ जाता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देते हैं, यानी रिपेल करते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद हाँ, अब हम क्या करेंगे, गुब्बारे को और प्लास्टिक की रॉड को भी अपने साथ, या प्लास्टिक की रिफिल को क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। हमारा जो प्लास्टिक की रिफिल है, तो जब हम एक गुब्बारे को ऊनी वस्त्र से रगड़ेंगे और दूसरे को हम जो प्लास्टिक का हमारा रिफिल है उसको हम प्लास्टिक से रगड़ेंगे, फिर देखेंगे दोनों को एक दूसरे के साथ हम अट्रैक्ट करेंगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसका मतलब दोनों में क्या है, अपोजिट आवेश हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो विपरीत आवेश होते हैं बच्चों, यानी उल्टे आवेश, एक में नेगेटिव एक पर पॉजिटिव, दो तरह के आवेश होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, को हम अभी पढ़ेंगे। तो जो धनात्मक आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं और धनात्मक ऋणात्मक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से जो हमने ये आपको मैंने ऊपर बताया, इससे हम देख सकते हैं कि अब रेशम के जो रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा जो आवेश आता है, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उसके अंदर क्या जाता है, धन आवेश आ जाता है, तो उसको हम धन आवेश कहते हैं। तो बेसिकली आवेश दो तरह के होते हैं, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है आपका ऋण आवेश। तो धनावेश और ऋण आवेश, तो दो तरह के आवेश हुए। फिर आवेश के प्रकार कितने हुए, दो तरह के, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। अब आता है बच्चों आवेश का स्थानांतरण, यानी आवेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। किस तरह से, देखिए हमने क्या किया, देखिए इसमें एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, सरल एक विद्युत हमने एक दर्शी बना दिया है। हमने क्या किया इसमें, देखिए हमने एक शीशे का जो है खाली बोतल ले ली या जार ले लिया, इसमें हमने क्या किया, मुंह के साइज़ के आकार का कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। फिर इस टुकड़े में हमने एक छिद्र किया बीच में, जिसमें हमने क्या किया, धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके, इतना छेद किया कि उसमें से धातु की जो पेपर क्लिप होती है ना बच्चों, पेपर क्लिप देखिए ना आपने, जिसे हम बक्सुआ कहते हैं, वो हम अंदर घुसा सकें, ठीक है। तो फिर एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर वो है लंबी हो और 1 सेंटीमीटर चौड़ी हो, ऐसी हमने क्या किया, दो पट्टियाँ काट ली। चित्र में दिखाया है 15.4 में, वैसे काटेंगे। तो फिर हमने गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाएंगे कि गत्ते के वह लंबवत रहे। फिर रिफिल को हम आवेशित करेंगे, रगड़ेंगे किसी चीज़ से, प्लास्टिक से, तो वो आवेशित हो जाएगी रिफिल हमारी। फिर हम इस रिफिल को पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराएंगे, तो हम क्या देखेंगे, हम पाएंगे कि क्या वो आपकी पेपर पिन है वो इसके साथ जुड़ जाती हैं, तो क्या पन्नी की पट्टियाँ कोई प्रभाव पड़ता है, क्या एक दूसरे को वो आकर्षित करती हैं, ठीक है बच्चों, ये हमने अभी देखना है। तो क्या होता है, एल्यूमिनियम की पट्टियाँ जो हैं पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल को अपने आवेश प्राप्त कर लेती हैं। तो पेपर जो क्लिप, जो एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ होती हैं ना बच्चों, पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त कर लेती हैं, ठीक है। तो समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वो फैल जाती हैं, जबकि एक समान आवेश वाली चीज़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और फैल जाती हैं, और विपरीत आवेश वाली चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं। अब ये देखिए, ये चित्र जो मैंने आपको बताया, हमने एक जार लिया बच्चों शीशे वाला, उसके अंदर हमने क्या किया, एक धातु की एक गत्ता रखा, पहले तो ऊपर गत्ते के अंदर एक छेद किया, जिसके अंदर हमने एक तार डाल दी, चाहे वो लोहे की तार हो, ठीक है, या कॉपर की तार, कोई भी धातु की तार हमने नीचे डाल दी। उसके साथ हमने दो बक्स हुए जो पेपर क्लिप को लटका दिए, ठीक है। हम ऊपर क्या करेंगे, ये जो रिफिल है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, अपने बालों से रगड़ेंगे या प्लास्टिक से। फिर हम इस रिफिल से इस लोहे की जो टुकड़े रॉड है उसके साथ उसको टच करेंगे यहाँ। तो इससे क्या होगा बच्चों, अगर ये हमारी आवेशित है ना, ये है हमारा रिफिल, तो इसका जो आवेश है वो इस धातु की रॉड से होते हुए इन पेपर क्लिपों में चला जाएगा। अगर ये एक समान आवेश होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगी, और अगर ये क्या होगा, एक समान की जगह अलग अलग आवेश हुआ तो ये इकट्ठी हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है। तो इससे क्या लगता है पता है, इससे पता लगता है कि धातु के जरिए जो है आवेश एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है, यानी धातु जो है आवेश के क्या होते हैं, चालक होते हैं। तो धातु क्या होते हैं, आवेश के चालक होते हैं, ठीक है। तो अब पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को हम बार बार दोहरा सकते हैं। हम क्या देखेंगे, जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं
तो पन्नी की पट्टियाँ सिमट जाती है। ठीक है, इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों में आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी पर चला जाता है। तो हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ अनावेशित हो जाती है। यानी जो अब हमने जब अपने हाथों से छुआ तो हमारी बॉडी से हो, तो हमारे पाँव जमीन पे लगे हुए ना, तो पन्नी से होता हुआ वो करंट जो है हमारे हाथों से होता हुआ ज़मीन में चला जाएगा और वो सिकुड़ जाएंगे। इसका मतलब करंट वहाँ नहीं रहा, आवेश वहाँ नहीं रहा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो पट्टियाँ क्या होगी, अनावेशित होगी या अनावेशित होगी। तो जब हमने अपने द्वारा जो है आवेश को ज़मीन पे ले गए, इसको बोलते हैं भू संपर्कण। क्या बोलते हैं इसको? इस प्रक्रिया को बोलते हैं भू संपर्कण, यानी आवेश को किसी दूसरे तार के द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा ज़मीन में ले जाना, उसको बोलते हैं भू संपर्कण। अब आता है बच्चों हमारी तड़ित की कहानी। बिजली कैसे चमकती है इसको समझाता हूँ मैं आपको। जो हमारी मिथ है, जो हमारी झूठी जो मान्यता है, उसको हम दूर करते हैं। तो बच्चों देखिए, अब होता क्या है आसमान में बादल होते हैं दो तरह के, मतलब दो तरह के बादल होते हैं। जो नीचे जैसे बादल होते हैं, जमीन के नज़दीक जैसे बादल होते हैं ना बच्चों, उनमें होता है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक चार्ज होता है उनके अंदर। और जो ऊपर वाले बादल होते हैं उनमें हमारा धनात्मक चार्ज होता है। ठीक है, तो जब ये धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज आपस में आते हैं तो ये टकराते हैं तो स्पार्किंग होती है। जैसे आपकी बिजली की तारें होती हैं दो घरों में, आपने देखना जब भी कोई चीज़ आप चलाते हो, चाहे बिजली का पंखा हो, टीवी हो, उनमें हमेशा दो तारें होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तीसरी भी होती है, वो न्यूट्रल होती है, पर मेन हमारी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होती है। जब इन दोनों तारों को आपस में टकराते हैं तो चिंगारियाँ उत्पन्न होती है, स्पार्किंग होती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज जब आपस में टकराते हैं तो चिंगारियाँ, यानी जिसे हम बोलते हैं विद्युत उत्पन्न होती है, जो विद्युत नीचे फिर ज़मीन की तरफ चमकती हुई दिखाई देती है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ज़मीन के पास जो है पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि इसको अपनी ओर खींचता है। तो इस प्रकार जो है विद्युत का जो तड़ित होती है उसका उत्पादन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप अच्छी तरह से पढ़े हैं। दोबारा मैं इसको समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, मैं फिर से बताता हूँ। बादलों के ऊपरी किनारों के निकट धनावेश इकट्ठे हो जाते हैं, जो मैंने अभी बताया, तथा ऋणावेश वाले बादल जो है नीचे के किनारे में चले जाते हैं। अब धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक होता है तो वायु जो विद्युत की बहुत कम चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है। तो ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश जब मिलते हैं और प्रकाश को चमकीली धारियां तथा उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जब ये ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं ना बच्चों, तब ये चमकीली धारियां उत्पन्न करते हैं, जिसे बोलते हैं स्पार्किंग। तो इसी को ही हम बोलते हैं विद्युत का विसर्जन बोलते हैं इस प्रक्रिया को, या तड़ित उत्पादन। जो बिजली चमकती है वो यही होती है। ठीक है बच्चों, तो ये विद्युत चमकती है और तड़ित होता है, तो इसी को बोलते हैं तड़ित। इस प्रकार आसमान में बिजली उत्पन्न होती है। अब बच्चों दूसरा प्रश्न आता है कि आसमान में आपको बिजली, तो पहले जब गड़गड़ाहट होती है ना आसमान में, तो विद्युत जब चमकती है तो ध्वनि भी उत्पन्न करती है। लेकिन होता क्या है बच्चों, जब हमने आसमान में देखा हो तो हमें बिजली जो है ना वो लगभग 5 सेकंड या 3 सेकंड या 2 सेकंड पहले दिखाई देती है, और उसकी आवाज़ जो है 2-3 सेकंड बाद हमें सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी प्रकाश है ना, उसकी गति जो है ध्वनि की गति से अधिक होती है। तो यानी ध्वनि जो है हमें बाद में सुनाई देती है, प्रकाश हमारे तक पहले पहुंच जाता है। तो प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था बिजली के बारे में, जो बिजली आसमान में चमकती है। उसके बाद है तड़ित से सुरक्षा, यानी जो विद्युत चमकती है उसकी हमें अपने कैसे सुरक्षा करनी चाहिए। तो जब भी बच्चों आसमान में बिजली चमके और तड़ित झंझा आए, गरज के साथ तूफान उठे और बिजली चमके, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं मिलता है, यानी आप बीच मैदान में हो, आपको कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिलता, तो आप क्या करें? गरज सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की कोशिश करें। दूसरा, अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करें। तो इससे क्या होगा, आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। सुरक्षित स्थान का पता लगाना, अब हम कैसे सुरक्षित स्थान का पता लगाएंगे? देखिए, कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हो तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर ही भी सुरक्षित हैं। तो ये सुरक्षित स्थान होते हैं जहां आप आपको सुरक्षित रख सकते हैं अपने आप को। अब उसके बाद है तड़ित झंझा जब आए बच्चों, उसके हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली बात है बाहर खुले में, अगर आप बाहर खुले में घूम रहे हो तो उसमें हमें क्या करना चाहिए?
तो बच्चों खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें खुली कार सुरक्षित कभी नहीं होती हैं। आप खुले मैदान में ऊंचे वृक्षों, पार्कों की शरण स्थल और ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, देखो जब खुले मैदान में है तो किसी पेड़ के नीचे चले जाते हैं, तो ये गलत है। हमें किसी भी पेड़ के नीचे जो ऊंचाई पे वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई जितनी होगी उतनी ही वहाँ पे बिजली गिरने की संभावना अधिक रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए, यदि आप वन में हैं तो छोटे छोटे वृक्ष की शरण ले सकते हैं, जो सबसे नीचे हो और छोटे हो। जो ऊंचे वृक्ष है उनकी शरण में मत जाएं, क्योंकि अगर बिजली कहीं गिर जाए तो वो ऊंची ऊंची चीज़ों पर ही पहले गिरती है। ठीक है बच्चों, यदि आप खुले क्षेत्र में हैं तो जहाँ कोई रहने की या रुकने की जगह नहीं हो, शरण स्थल नहीं हो, तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूर, आपसे काफ़ी दूर हो, तो क्या करें आप, तो खड़े रहें, ज़मीन पर ना लेटें, बल्कि ज़मीन पर सिमट कर ऐसे बैठ जाएं। आपको ना खड़े रहना है ना लेटना है, ज़मीन पे इस तरह से आपने बैठ जाना है। मतलब अपनी हाइट को आप जितना कम कर सकें उतना करना है। ठीक है बच्चों, ये था बाहर। जब आप घर के अंदर हो तो क्या करना चाहिए, जब आपकी बिजली चमक रही हो तो टेलीफोन की तारें, विद्युत तारें और धातु की पाइपों पर आघात हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप घर के अंदर हो तो सभी बिजली के स्विचों को बंद कर दें, मोबाइल स्विच और सभी को बंद कर दें, और तारें जो प्लग में लगी हो उनको बाहर निकाल दें। तो इसी से ही बुद्धिमत्ता होती है। ठीक है बच्चों, ऐसे में व्यक्ति को टेलीफोन भी नहीं करने चाहिए, जो तार युक्त फ़ोन है उसको यूज़ करना चाहिए। जो मोबाइल फ़ोन है उनसे भी हमें परहेज करना चाहिए। बहते जल के संपर्क में बचने के लिए हमें तड़ित झांझा के समय स्नान से बचना चाहिए। ठीक है, या हमें जितने भी कंप्यूटर के सामान हैं हमारे टीवी के, वो सबको बंद कर देना चाहिए। दूसरा बच्चों, अपने घरों को हमें बिजली के जो बिजली चमकती है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने घरों को सुरक्षित तरीके से बनाना चाहिए। उसमें क्या कर सकते हैं हम, अपने घरों के ऊपर जो है सीधा साइड से हम क्या कर सकते हैं, या भीतरी दीवारों से हम एक तार ले जा सकते हैं ऊपर तक, जैसे चित्र में देख रहे हैं आप। ठीक है, ये तार जो ऊपर ले जाएंगे आप, ऊपर जो छत से ऊपर निकालेंगे इसको 3-4 फीट, और वहाँ पे आप इसको डाइवर्ट कर देंगे इस तरह से दो तरफ को। और नीचे इस तार को क्या करेंगे आप, इस तार को आप सीधा ज़मीन में गाड़ देंगे। ठीक है, तांबे की प्लेट को नीचे आप एक लोहे की प्लेट बनाएंगे, तांबे की प्लेट, धातु की प्लेट, उसके साथ इसको टच करके ज़मीन के नीचे इसको गाड़ देंगे। इससे क्या होगा, अगर आपके घरों पे बिजली गिरती भी है तो वो यहाँ पे गिरेगी, और इसके थ्रू क्या होगा, करंट जो है सहारा आपका कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में अर्थिंग हो जाएगी इसकी, जिसको हम बोलते हैं भू संपर्क। तो इससे क्या होगा, भू संपर्क हो जाएगा और आपका घर जो है बिजली से बच जाएगा। उसके बाद आता है भूकंप। अब भूकंप क्या होता है आपको पता ही है, जब तड़ित झांझा चलता है या कोई मौसम खराब होता है तो आपको पता है मौसम खराब होने की चेतावनी जो हमारा मौसम विभाग पहले ही दे देता है। ठीक है, हालांकि भूकंप की चेतावनी अभी तक देना पॉसिबल नहीं हुआ है बच्चों, कि भूकंप की चेतावनी पहले दे जा सके। देखिए 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर और उड़ी और तुंगधार शहरों में बहुत बड़ा भूकंप आया था, और इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था, आपने सुना ही होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये चित्र है, देखिए ये इस तरह से भूकंप में नुकसान होता है, घर टूटे हुए हैं, बिल्डिंगें टूट जाती है, गाड़ियाँ टूट जाती है। ये कश्मीर में भूकंप आया था, उसका नुकसान हुआ था। तो भूकंप होता क्या है बच्चों, बेसिकली भूकंप क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो आपकी परतें होती है ना, भूपर पट्टी के भीतर जो गहराई में है, जब परतें आपस के अंदर जो है उनमें हलचल होती हैं, तो इन हलचलों की वजह से ही भूकंप आता है। तो ये भूकंप जो है भवनों, पुलों, बांधों और लोगों को असीम क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई थी। तो सुनामी का कारण भी क्या था, भूकंप होता है, जमीन के अंदर की प्लेटों में भूकंप आना होता है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए आप, ये आपको पृथ्वी की संरचना बताई हुई है। अब ये बाहरी परतें, भूपर पट्टी, इसके बाद आपको पता है ये प्रवार होता है और ये आंतरिक कोड होता है, ये 3 ही भाग होते हैं। जब ये आंतरिक प्लेटों में यहाँ पे पृथ्वी की जो प्लेटें होती है ना, परतें होती है, उनमें हल्की सी हलचल होती है, तो वो हलचल जो है पृथ्वी की सतह तक आती है। अब सतह में ऊपर अगर पानी है यानी समुद्र है तो समुद्र में सुनामी आएगी। अगर पृथ्वी की सतह के ऊपर मैदान है तो वहाँ पे भूकंप आएगा। तो बच्चों, पृथ्वी के अंदर की जो प्लेटें हैं, जो परतें हैं, उनके अंदर जब हलचल होती है तो यही कारण होता है आपका भूकंप का। ठीक है, अब भूकंप का कारण मैंने आपको बता दिया बच्चों। ठीक है, उसके बाद
अब ये प्लेटें देखो, यहाँ देखिए आप, पृथ्वी की जो प्लेटें गतियाँ टकराती हैं। अब ये आपकी नॉर्मल प्लेटें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल ऐसी सटी होती हैं। जब भूकंप आता है तो ये एक दूसरे को खिसक जाती हैं, एक नीचे को एक ऊपर को। तो इसी की वजह से, इन प्लेटों के खिसकने की वजह से ही भूकंप आते हैं। ठीक है बच्चों, तो भूकंप की भविष्यवाणी वाणी करना बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो बच्चों भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अब जहाँ पर क्या आते हैं, जहाँ पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उनकी सीमाएं दुर्बल होती है ना, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। और इन दुर्बल क्षेत्रों को हम भूकंपीय क्षेत्र बोलते हैं या भ्रंश क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में जो है जो भूकंप वाले क्षेत्र हैं वो जम्मू कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्वीय, कच्छ, राजस्थान एवं सिंध गंगा के मैदान हैं। यहाँ पे भूकंप आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस मानचित्र में भी दिखाया हुआ है कि कहाँ कहाँ जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ होती हैं। इसको आप देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या आता है बच्चों, इसके बाद आता है भूकंप से बचाव। हमें भूकंप से किस प्रकार अपने आप को बचाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी आर्किटेक्चर से ऐसा डिजाइन बनाना चाहिए घर का अपना कि जो भूकंप रोधी हो। ठीक है बच्चों, अब अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में हमें भवन का निर्माण जो है अपेक्षाकृत मिट्टी और इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक होना चाहिए, ताकि ढांचा जो है गिरे तो अत्यधिक क्षति ना हो। क्योंकि अगर पत्थर ईंट लगाएंगे तो अगर गिरेगी तो सिर फट सकता है, आदमी मर सकते हैं। लेकिन अगर लकड़ी और हल्की चीज़ें होंगी तो अगर गिरता भी है घर तो कम से कम नुकसान हो। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें अलमारियों और दूसरी चीज़ों को दीवारों के साथ जड़ता से अधिक जोर से उनको मतलब दीवारों के साथ टिका कर रखना चाहिए, ताकि वो आसानी से गिरे ना। दीवार, घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक आदि दीवार से लटकाते समय सावधानी रखें, ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरें। अब कुछ भवनों को भूकंप के कारण आग भी लग जाती है, अतः यह आवश्यक है कि हम भवनों, विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमक यानी फायर एक्सटिंग्विशर उपकरण भी लगाएं। तो इन सब से हम अपने घरों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो हम दूसरे उपाय से भी कर सकते हैं। कैसे अपने बचा सकते हैं, यदि हम घर के अंदर हो तो हम क्या कर सकते हैं, किसी मेज के नीचे आश्रय लेने छुप जाएं और झटकों के रुकने तक वहीं रहें अगर भूकंप आता है। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर पर तकिए से बचाव करें। ठीक है, ये तो घर के अंदर। यदि आप घर के बाहर हो तो क्या करें, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से दूर रहें, है ना। और खुले स्थान पर खोजें जहाँ पे धरती पर आप बैठ जाएं, लेटे ना, यहाँ लेट लिखा है, यहाँ पे बैठ जाना चाहिए आपको, सीट उड़कर, जैसे मैंने ऊपर बताया। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो शीशे ना खोलें, ड्राइवर से कहें धीरे धीरे चलाते रहें और खुले स्थान पर पहुंचकर वहीं गाड़ी के अंदर ही रहें। जब तक धरती कांपना बंद ना हो तब तक गाड़ी के बाहर ना निकलें। तो बच्चों, इस प्रकार आप भूकंप से बच सकते हैं। और इसी के साथ ही आपका चैप्टर भी पूरा होता है। अब देखते हैं हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो हैं आपके हैं, लगभग इसमें 12 प्रश्न हैं। तो हम इसके आज लगभग 3 प्रश्न कर लेंगे, बाकी हम कल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। एक प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। तो तांबे की छड़ जो है उसको हम आसानी से आवेशित नहीं कर सकते, जबकि प्लास्टिक का पैमाना, फूला हुआ गुब्बारा और ऊनी वस्त्र को कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या जाती है, छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं। छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो कपड़ा दोनों ऋणावेशित हो जाए, ये भी गलत है। ऋणावेशित हो जाती है और कपड़ा धनावेशित हो जाता है, तो ये भी गलत है। आपका ये रहेगा इसका ख ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने ट्रू और फॉल्स के सामने एफ का निशान यानी ट्रू फॉल्स। तो पहला है, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। सजातीय मतलब एक समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, प्रतिकर्षित करते हैं। ये क्या है, फॉल्स। ख है, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्टार को आकर्षित करती है। आवेशित कांच की छड़ होगी जो आवेशित प्लास्टिक स्टार को आकर्षित करेगी नहीं, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगी, क्योंकि दोनों ही आवेशित हैं। ठीक है। अब तड़ित चालक की किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता, यानी तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। नहीं, ये कर सकता है। जो तड़ित चालक होते हैं ना, वो किसी भवन से सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि अगर तड़ित चालक आपने घर के बीच में लगाया होगा तो ऊपर विद्युत गिरेगी और वो ज़मीन तक क्या हो जाएगी, चली जाएगी। उसके बाद भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, ये फॉल्स है। ठीक है बच्चों।
तो इस प्रकार आपके ये पहले 3 प्रश्न हमने आज की वीडियो में कर लिए हैं और आज हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चों, और आपने ये 3 प्रश्न भी अच्छे से समझे होंगे। तो यही प्रश्न आपने अपने गृह कार्य के रूप में करने हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों इस चैप्टर के अगले बचे हुए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।